गुड मॉर्निंग। पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों से एक चीज़ कहा था कि मैं तमाम प्रकार की भाषाओं का क्रमबद्ध अध्ययन आप लोगों को करवाता रहूँगा। आप लोग हमेशा मेरी वीडियो को देखते रहें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। अगर कोई त्रुटि होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जीरो से शुरू करूँगा और आखिर तक लेके जाऊँगा और कॉम्पिटिटिव लेवल तक की मैं हिंदी पढ़ाऊँगा। लेकिन जब तक बेस नहीं मजबूत होगा, अगर किसी पेड़ की जड़ नहीं होगी तो फिर पेड़ में शाखाएं नहीं आएंगी और पेड़ बड़ा हो नहीं सकता है। तो पहले जड़ की आवश्यकता है, तो पहले हम लोग जड़ से शुरुआत करते हैं और आगे तक लेके चलते हैं। क्लास 6 से लेकर के कंपटीशन लेवल तक लेकर के चलते हैं। बात करते हैं, कल मैंने भाषा पढ़ाया था, लिपि पढ़ाया था और भाषा, लिपि और बोली, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। और आज का चैप्टर जो होगा व्याकरण। अगर भाषा हो गई, बोली हो गया, लिपि हो गई, अच्छा भाषा की तो पैदाइश हो गई, लेकिन अब लिपि के बाद अब नंबर आता है आपके व्याकरण का। सारी चीजें होने के बाद अगर व्याकरण नहीं होगा तो सुव्यवस्थित ढंग से उसको व्यक्त नहीं किया जाता, रखा नहीं जा सकता। और किसी भी भाषा का, चाहे जो भी भाषा, दुनिया की कोई भाषा हो, अगर उसमें व्याकरण नहीं होगा तो आप उस भाषा के ज्ञान नहीं कर सकते, उस भाषा को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से आप लिख नहीं सकते हैं। इसलिए दुनिया की किसी भी भाषा का व्याकरण अति आवश्यक है और उसके व्याकरण की जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है। जब तक व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तब तक आपकी शुद्ध वर्तन नहीं चल सकती है। जैसे कहा जाता है ना कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना सबसे पहले जरूरी है। तो उसी तरह से अगर एक अच्छा उस विषय विशेषज्ञ बनना है, किसी सब्जेक्ट की जानकारी आपको लेनी है, तो उसके ग्रामर, उसके व्याकरण की जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। तो आज के सेशन में मैं बताता हूँ कि हिंदी व्याकरण क्या है और हिंदी व्याकरण क्या है, उसकी भूमिका क्या होती है, उसको बताऊंगा। फिर उसके बाद उसके प्रकार बताऊंगा और भाषा और व्याकरण में जो अंतर है मैं उसको क्लियर करूंगा। व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। ग्रामर, GRAMMAR, ग्रामर इंग्लिश में कहते हैं इसको, और इसकी स्पेलिंग है GRAMMAR, ग्रामर। अब बात करते हैं व्याकरण। अगर हिंदी भाषा में व्याकरण नहीं होता, या किसी भी, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फारसी हो, चाहे अरबी हो, चाहे जो भी दुनिया की कोई भाषा हो, अगर उसका व्याकरण नहीं होता तो शायद ये ज्ञान नहीं हो सकता, उस भाषा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उस भाषा को सुव्यवस्थित एवं सुसंस्कृत ढंग से लिखा नहीं जा सकता था। इसलिए उसके व्याकरण की आवश्यकता। व्याकरण क्या करता है? व्याकरण, किसी भी भाषा का व्याकरण होगा, उसका मुख्य काम होता है उसको क्रमबद्ध तरीका, एक शुद्ध वर्तनी के रूप में प्रस्तुत करने का तरीका जो है उस भाषा का व्याकरण कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। अगर व्याकरण ना हो तो शब्दों को उल्टा पुल्टा लिखा जा सकता है। जैसे मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है एक शुद्ध शब्द हो गया कि मुझे बाजार जाना है। व्याकरण की भाषा में देखा जाए तो कर्ता कारक, कर्म कारक, सारे कारक कौन कौन से उसमें आएंगे, सारी चीज समाहित हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके कई पार्ट होते हैं। आगे कक्षा में जब आप जाएंगे तो बहुत सारे पार्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अब अगर यही बात को कहा जाए कि बाजार है, जाना, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कहा जाए मुझे बाजार जाना है, इसका एक शब्द निकलता है। यहाँ विराम चिन्ह का भी इस्तेमाल हो रहा है। मुझे माने मैं, मुझे बाजार जाना है, बाजार जाना होगा तो कोई काम होगा तभी मुझे बाजार जाना। अब मैं कहूं, थोड़ी देर रुक के कहूं है बाजार जाना, सामने वाला सोचेगा अरे ये क्या कह रहा है क्या है, फिर कहेगा बाजार, तो अब अर्थ निकल रहा है बाजार है। तो फिर उसके बाद जाना, तो है बाजार जाना, किसको बाजार जाना है, मुझे जाना है कि तुमको जाना है, किसको जाना है बाजार कोई पता नहीं है। फिर कहता मुझे, तब तक सामने वाला पूछ देता है, मुझे अभी नहीं कहा, उसके पहले सामने वाला पूछा क्या है यार ये बाजार जाना और ये सब क्या चीजें हैं, बाजार जाना है, किसको बाजार जाना है, कैसे बाजार जाना है। तो ये अव्यवस्थित रूप है। बोलने के लिए तो मुंह से बोल देंगे, मौखिक भाषा का इस्तेमाल आप कर लेंगे, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ कुछ नहीं निकलता है। शाब्दिक अर्थ तभी निकलेगा जब इसका व्याकरण होगा। जब तक व्याकरण नहीं होगा तब तक इसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकल सकता। शाब्दिक अर्थ आपको निकालने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण, मुझे बाजार जाना है,
इसमें सारी चीजें हैं। अब इसकी व्याख्या आगे के चैप्टर में हम आपको करेंगे क्रमबद्ध तरीके से, एक एक चीजें हम आपको बताएंगे। जहां से शुरू हो, पहले भाषा से शुरू किया गया तो क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं और एक एक चीजें अनावरत आप लोगों को बताते रहेंगे। व्याकरण, परिभाषा क्या है व्याकरण की? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराने वाले नियम बताए गए हों। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, शास्त्र कोई ऐसा शास्त्र होगा जो व्याकरण कहा जाता होगा, कहते हैं जिसमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराने वाले नियम बताए गए होंगे। उसके नियम बताए गए होंगे कि किसी भाषा को शुद्ध रूप से आप कैसे लिख सकते हैं, कहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ पे अल्प विराम लगेगा, कहाँ पे अर्ध विराम लगेगा, कहाँ पे क्या अपस्ट्रॉफी लगेगा, तमाम प्रकार की चीजें होती है जिसको बताया गया। उसमें कहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ ई की मात्रा लगेगी, कहाँ ऊ की मात्रा लगेगी, कहाँ क लिखा जाएगा, कहाँ ख लिखा जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है कि जहाँ उसके बारे में उस शास्त्र में उसका अध्ययन होगा। जहाँ से उठा करके व्याकरण के माध्यम से छोटी छोटी तरीके से लिखा जाए। ये जितनी चीजें लिखी गई हैं यह सब व्याकरण की देन है कि यह लिखा गया है। पिछली वीडियो में मैंने जो भी आप लोगों को पढ़ाया वो सब व्याकरण की देन है कि आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर व्याकरण नहीं होता तो शायद ये चीजें नहीं होती। अच्छा, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, कोई शास्त्र ऐसा होगा जिसके माध्यम से इसकी संरचना हो सकती है। अगर धरती पे माता पिता ना हो तो क्या इस सृष्टि की संरचना हो सकती है? कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। उसी तरह से इसको एक तरह से कहिए कि यह इसका माता पिता दोनों है व्याकरण। हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, अरबी भाषा हो, फारसी भाषा हो, उर्दू भाषा हो, कोई भाषा दुनिया की भाषा हो, उस भाषा का व्याकरण जो होता है उसका माँ बाप होता है। अगर व्याकरण नहीं हो तो शायद उस शब्द की संरचना नहीं हो सकती, उस विषय की जानकारी आपको नहीं प्राप्त हो सकती है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें किसी भाषा के शुद्ध क्या होता है? ये बड़ा जटिल शब्द है, शुद्ध। और शुद्धता की पहचान पूरी दुनिया घूम रही है, शुद्धता नहीं होती। कहते हैं 24 कैरेट का सोना एकदम खरा खरा होता है। क्या 24 कैरेट का ही खरा होता है? क्या वो मिक्स नहीं हो सकता है? वो भी मिक्स हो सकता है। तो खरा खरा नहीं होता है, शुद्ध शब्द का मतलब एक शुद्धता से है। शुद्ध क्रमबद्ध तरीका हो, जिसका कोई तरीका हो। मनुष्य है, मनुष्य के हाथ पैर शरीर सब कुछ चल रहे हैं, मेरे हाथ पैर शरीर सब चल रहे हैं, तो क्या है? यह एक तरीका है। अच्छा ठीक है, यह शुद्ध शरीर। अब एक हाथ ना होता तो ऐसे करके चलता तो अशुद्ध हो गया। तो शुद्धता का मतलब क्रमबद्ध तरीका। अगर नख से लेके सिख तक अगर क्रमबद्धता नहीं है तो उसको शुद्धता नहीं कर सकते जब तक उसमें क्रमबद्धता नहीं होगी। क्रमबद्धता का होना सबसे आवश्यक है, अति आवश्यक है क्रमबद्धता का होना। कि शुद्ध रूप का बोध मीन्स होता है जानकारी, बोध ज्ञान, जानकारी आपको बोध कराना। शुद्ध रूप का बोध कराने वाले नियम बताए गए हैं। व्याकरण एक छोटा सा शब्द है, 1 2 3 4 4.5 पौने 5 शब्दों का मिला हुआ शब्द है, वर्णों का मिला हुआ शब्द है व्याकरण। लेकिन व्याकरण नहीं है, व्याकरण अपने आप में एक शास्त्र है जो हिंदी भाषा के या संस्कृत भाषा के किसी भाषा के ज्ञान कराने के लिए उसमें उसके सारे नियम सन्निहित होते हैं। जिस तरह परिवार एक छोटी समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है और परिवार में छोटे छोटे सदस्य होते हैं, सबसे मिलकर परिवार की संरचना होती है और परिवार आगे बढ़ता है, उसके भी नियम होते हैं। उसी तरह से भाषा के भी नियम होते हैं, बोध कराने वाले नियम बताए गए हैं। ये भाषा की परिभाषा क्लियर हो गई, व्याकरण की परिभाषा क्लियर हो गई। अच्छा, व्याकरण की अगर परिभाषा है, अगर व्याकरण है तो उसके भी प्रकार होंगे। जैसे मनुष्य के शरीर में 2 हाथ है, 2 आंख है, नाक है, मुंह है, सर है, पैर है, ये सारी चीजें। उसी तरह से इसके भी प्रकार होंगे व्याकरण के। अच्छा, व्याकरण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। व्याकरण के अगर व्याकरण के देखा जाए उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे तो वर्ण विचार के अंदर उसके प्रकार होंगे, शब्द विचार होंगे तो फिर उसके प्रकार होंगे, वाक्य विचार होंगे तो उसके प्रकार होंगे। लेकिन ये अपर लेवल पे होगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि छोटे लेवल से चलते हैं और शुरुआत से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उस पर विचार करते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है? इसकी अंग्रेजी होती है फोनोलॉजी, PHONOLOGY, फोनोलॉजी। वर्ण विचार, वर्ण से उत्पत्ति शब्द की हुई, शब्द से उत्पत्ति भाषा को हुई, भाषा से उत्पत्ति व्याकरण की हुई और क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता हुआ चला गया। तो वर्ण विचार क्या है, फोनोलॉजी क्या है? वर्ण विचार वह विचार होता है जैसे मुझे कोई भी शब्द लिखना हो, जैसे मुझे लिखना है मुझे
खाना खाकर सोना है। मुझे खाना खाकर सोना है। अब मुझे खाना खाकर सोना, वर्ण विचार की बात करें, इसमें आइए म, झ, उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, ए की मात्रा, ख, आ की मात्रा, न, आ की मात्रा, ख, आ की मात्रा, क, र, फिर स पे ओ की मात्रा, न पे आ की मात्रा, ह पे आ की मात्रा, पूर्ण विराम। मुझे खाना खाकर सोना है। अगर इसमें वर्ण नहीं होते, अब अगर इसी की बात करें, अच्छा अगर मान लीजिए कि यह शब्द जैसे मुझे खाना खाकर सोना है, यह चीज होगी, अगर यही लिखा जाता अगर ये लिखा जाता, अच्छा इसमें भी वर्ण है, वर्ण है, झ, झ पे मतलब झे, मु, ना, खा, एक, खा, ना, सो है। इसका कोई अर्थ निकलता है? कोई अर्थ नहीं निकलता है। एक्स वाई जेड कोई अर्थ इसका नहीं निकलता है। व्याकरण, किसी व्याकरण भाषा में इसका कोई अर्थ नहीं निकल सकता है। तो यह अशुद्धता होगी। अच्छा अगर वर्ण विचार नहीं होते तो फिर, अगर वर्ण विचार नहीं होते तो क्या यह शुद्ध तरीके से लिखा जा सकता था? मुझे खाना खाकर सोना। अरे भाई मुझे भी तो किसी ने सिखाया ही होगा ना। जब बच्चा घर में पैदा होता है तो उसको लोग कहते हैं, कहो बेटा पापा, बेटा दादी, बेटा दादा, तो वो सीखता है। वो तो उसकी बोली हो गई, मौखिक भाषा सीख लेता है। लेकिन लिखित भाषा सीखने के लिए फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसको व्याकरण की आवश्यकता होती है। अगर व्याकरण उसके पास नहीं होगा तो उसको ज्ञान नहीं हो सकता, समुचित ज्ञान उसके पास नहीं हो सकता है। तो अब यह एकदम अशुद्ध हो गया। इसमें क्या है, अगर वर्ण विचार हम नहीं करेंगे, फोनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वर्ण को सुव्यवस्थित तरीके से लिख नहीं सकते। अगर शुद्ध तरीके से लिख नहीं सकते तो उसका अर्थ यही निकलेगा, झेमू ना खा, एक का खा ना सो। अगर यह अर्थ निकला तो इसका क्या मतलब, क्या हम नेपाली या पंजाबी भाषा तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो उसका अर्थ निकल। अब किसी और भाषा में जाएंगे तो इसका अर्थ भले कुछ और निकल जाए। लेकिन अब यहाँ पे हिंदी भाषा में देखा जाए तो झेमू ना खा, एक खा ना था है। क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। व्याकरण इसको कहता है शुद्ध तरीके से लिखो, व्याकरण शुद्ध। मुझे खाना खाना है, मुझे खाना मांगना है, तो मुझे खाना खाकर करना क्या है, उसको लिखना है तो लिखना पड़ेगा मुझे खाना खाकर सोना है। तो यह इसका शुद्ध रूप होगा और यह इसका अशुद्ध रूप होगा। ठीक। अच्छा अब दूसरा नंबर आता है वर्ण विचार के बारे में। आप लोगों ने जान लिया वर्ण, वर्ण कैसे हैं, कैसे सुव्यवस्थित करेंगे। अब बात आती है शब्द विचार। एक तो छोटा था उसका बाप निकल गया, अभी उसका आजा भी आएगा। तो अब बात करते हैं शब्द विचार। शब्द विचार क्या है? मॉर्फोलॉजी। पूरी दुनिया घूम रही है इसके पीछे। शब्द विचार और मॉर्फोलॉजी में पूरी दुनिया घूम रही है। अब पूरे दुनिया की संरचना इसी के आधार पर चल रही है। एक तरह से कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। शब्द विचार, शब्द अगर वर्ण नहीं होंगे, अगर इसको काट दिया जाए, अगर वर्ण नहीं होंगे तो शब्द उत्पन्न नहीं हो सकते। अगर शब्द उत्पन्न नहीं हो सकते तो वाक्य की संरचना नहीं हो सकती। पूरे, अगर पैर ना हो तो आदमी चल नहीं सकता, हाथ ना हो तो आदमी खा नहीं सकता, आंख ना हो तो आदमी देख नहीं सकता, मुंह ना हो तो आदमी बोल नहीं सकता, जैसे मैं पढ़ा नहीं सकता। उसी तरीके से भाषा में भी अगर क्रमबद्ध तरीका नहीं है तो फिर आप उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। शब्द विचार की बात करें, शब्द विचार वह तत्व है, वह शब्द है, वह तथ्य है कि इसका, मुझे, जैसे मैं कहूं मुझे CS पब्लिक, मुझे CS पब्लिक स्कूल में पढ़ना है। मुझे क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ना है तो पढ़ने के लिए कोई स्कूल होगा, पढ़ने के लिए कोई जगह होगी, पढ़ने के लिए कोई टीचर होगा जो पढ़ाने का कार्य करेगा।
मुझे किसको, मुझे खुद। CS पब्लिक स्कूल, CS पब्लिक स्कूल कोई स्कूल है, कोई स्कूल है, वो मेरा स्कूल है। मुझे CS पब्लिक स्कूल में पढ़ना है। अगर CS पब्लिक स्कूल में पढ़ना है तो यह एक शब्द बन गया। शब्द विचारों से उत्पन्न हुआ, विचार से वर्ण उत्पन्न हुए, वर्ण से एक शब्द की संरचना हो गई जिसका संचालन ब्रेन कर रहा है, दिमाग कर रहा है। मुझे CS पब्लिक स्कूल में पढ़ना है। अगर मुझे CS पब्लिक स्कूल पढ़ना, अगर शब्द की संरचना ना हो, मैं कहूं मुझे पढ़ना है, गूंगे बारे तो है नहीं, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है तो कहां पढ़ना है? CS पब्लिक स्कूल में पढ़ना है। अब यह एक इसका शब्द हो गया, शब्द की संरचना हो गई। अगर अब इसमें देखा जाए, व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए, मुझे CS एक स्थान हो गया, मुझे मैं हो गया पब्लिक स्कूल, स्कूल जो है यह संस्थान हो गया, में पढ़ना है। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए, इसमें सारे व्याकरण के रूप समाहित कर दिए गए हैं, चाहे वो कर्ता कारक हो, चाहे कर्म कारक हो, चाहे करण कारक हो, सारे कारकों को समाहित कर दिया गया है। मुझे CS पब्लिक स्कूल में पढ़ना है, शब्द विचार हो गया। शब्द विचार, अगर शब्द विचार नहीं होंगे तो किसी वाक्य की संरचना आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वाक्य विचार की। वाक्य विचार, सिंटैक्स, SYNTAX, सिंटैक्स, वाक्य विचार। वाक्य, वर्ण विचार हुआ, क ख ग घ आ ई हो गया, शब्द विचार हो गया। अब बात आती है वाक्य विचार की। वाक्य विचार, विचार शब्द के बारे में आपने मतलब विचार शब्द होता है, विचार भावों की उत्पत्ति, मनोभावों की उत्पत्ति, अभिव्यक्ति का एक माध्यम, जो भाव हमारे विचार से निकलते हैं। जैसे कहा जाता है ना, वियोगी होगा पाला कवि आह से उपजा होगा, गान उमड़ कर आंखों से चुपचाप निकली होगी कविता अनजान। अगर वियोगी रहा होगा तभी उससे कविता निकलेगा। ये मत सोचिए कि सारे कविता, सारे कवि वियोगी ही होते हैं। वाक्य विचार, विचार एक मनोभाव होता है, मन के अंदर तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। मुझे मार देना है, मुझे पढ़ लेना है, मुझे IAS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे PCS बनना है, मुझे एक बहुत अच्छा वक्ता बनना है, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बराबरी करनी है, तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। तो वाक्य विचार में उस चीज का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। वाक्य, वाक्य वर्ड होता है, छोटी छोटी इकाई होती है। शब्द होता है, उससे थोड़ा सा बड़ी इकाई होती है। वाक्य होता है, या वाक्य पूरी एक इकाई होती है, जिसमें वाक्य, जिसमें हम अपनी पूरी बात को एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से रख दें, लिख करके रखें, मुंह से बोल करके रखें, वहां पे वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है। तब वहां जाकर के वाक्य सिंटैक्स की संरचना संपन्न होती है। इस तरह से आपने समझा व्याकरण के भेद। व्याकरण के तीनों भेद कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इंग्लिश में कहेंगे फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स। फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स, इन्हीं तीनों के आधार पर व्याकरण को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा। और जब आप बड़ी कक्षाओं में अनावत बढ़ते चले जाएंगे तो आगे जाएंगे। और इन तीनों चीजों का मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को अध्ययन करवाऊंगा अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर से मतलब अभी कंटिन्यू वीडियो जारी रहेगी, किसी अगली वीडियो में मैं इसका जिक्र करूंगा, आप लोग तब वहां पे इसका विस्तृत अध्ययन करिएगा। अब बात आती है भाषा और व्याकरण। आपने पहले भाषा पढ़ा था, आज व्याकरण पढ़े। तो अब भाषा भी पढ़ लिया, व्याकरण भी पढ़ लिया, तो क्या बाप बेटे में कोई संबंध होता है कि नहीं होता है? अगर बाप बेटे में संबंध होता है तो संबंध की चर्चा भी होनी चाहिए। तो भाषा और व्याकरण में संबंध, भाषा और व्याकरण में क्या संबंध होता है? भाषा अपने आप में दूसरी चीज है, व्याकरण अपने आप में दूसरी चीज है, संबंध अपने आप में दूसरी चीज है। यही एक संबंध ही ऐसा शब्द है कि जो इसको भी बांध के रखता है, और यही चीज जो है मनुष्य और मनुष्य के बीच में, मनुष्य और जीव के बीच में, जीव और जीवों के बीच में, पौधे और मनुष्य के बीच में, पौधे और जीव जंतुओं के बीच में, यही संबंध जो है इस सृष्टि को संचालित करता है। संबंध शब्द जहां आ जाए, यह दुनिया का सबसे ग्रेट शब्द है। इसका पालन करना बहुत कठिन काम होता है। अगर संबंधों का निर्माण किया जाए अच्छे से, तो अगर जीवन में किया जाए तो संबंध बहुत बेहतर होंगे, और शाब्दिक रूप में कहा जाए, भाषा में किया जाएगा तो वहां भी इसका शब्द बहुत विस्तृत हो जाएगा। भाषा का शुद्ध एवं प्रभावी होना अति आवश्यक है। क्या कर रहे हैं? भाषा का शुद्ध एवं प्रभावी, भाषा का शुद्ध एवं प्रवाही होना अति आवश्यक है। अगर भाषा शुद्ध और प्रवाही, प्रवाही मतलब एकदम फ्री चलने वाली, साइकिल के पहिया जैसे फ्री चलता है, थोड़ा जाम हो जाता है तो किचिर किचिर करने लगता है, फ्री चलने वाली। भाषा का शुद्ध एवं प्रभावी होना आवश्यक है। ठीक। दूसरा, भाषा को शुद्ध एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। क्या होता है?
भाषा को शुद्ध एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। अच्छा, भाषा का शुद्ध एवं प्रभावी होना आवश्यक है, एक बात तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है भाषा को शुद्ध एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। अच्छा, भाषा का अगर शुद्ध प्रवाह न हो, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीका न हो, तो फिर वह व्याकरण नहीं हो सकता। इसलिए भाषा और व्याकरण दोनों एक दूसरे के समतुल्य है। बस अंतर, एक कहावत कही जाती है ना, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो हिंदी में बिंदी का बड़ा महत्व होता है, औरत के सर पे बिंदी का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो बिंदी का विशेष ध्यान रखें, शब्दों का विशेष ध्यान रखें। अगर शब्द की संरचना सही नहीं होगी तो व्याकरण कुछ उल्टा ही निकल जाएगा। कहा जाता है नुक्तों के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। नुक्ता कहते हैं छोटी सी बिंदी को, इसको कहेंगे नुक्ता। और नुक्ता अगर इधर से उधर लग गया ना तो खुदा जुदा हो जाएगा, खुदा जुदा हो जाता है। तो आपने व्याकरण और भाषा के संबंध को समझ लिया। अच्छा, एक चीज और बता दें कि अगर यह कहा जाए कि व्याकरण भाषा की जननी है, व्याकरण भाषा की गूढ़ जड़ है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह एक कथन होगा, यह सही है। यह बिना क्रमबद्धता के कोई अध्ययन नहीं किया जा सकता, भाषा को शुद्ध एवं प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। अब आपको व्याकरण के बारे में भी जानकारी हो गई। अच्छा, अब तक आपने सीखा क्या? आपने सीखा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के बारे में आपने सीखा। बोली किसे कहते हैं, बोली के बारे में आपने सीखा। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के प्रकार के बारे में आपने सीखा। बोली कहाँ कौन कौन सी बोली बोली जाती है उसके बारे में आपने सीखा। फिर उसके बाद आपने लिपि के बारे में सीखा। लिपि कहाँ से आती है, लिपि ही कैसे उत्पत्ति होती है, आगे लिपि के बारे में आपने सीखा। और आपने व्याकरण के बारे में सीखा और व्याकरण और भाषा के संबंध के बारे में आपने सीखा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर से बेहतर करें और इसका एक नोट बनाएं, नोट बनाकर लिखें, वीडियो को वॉच करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।